एसपीएस कम्युनिटी मीडिया प्रस्तुत करता है टेरा टेल्स, बदलती जमीन पलटते पन्ने। आज की कहानी है सुखमा। कल ही तो ब्याहकर ससुराल आई थी। सुकमा बाई के हाथों से मेहंदी का रंग छूटा ही नहीं था। उन्हें क्या पता था, शादी के दूसरे दिन ही अपने पति रूप सिंह के साथ काम धंधा करने मालवा जाना पड़ेगा। रूप सिंह भैया तो उस जगह से भली भांति परिचित थे। उनका बचपन मालवा पठार में किसानों के यहाँ काम करके ही गुजरा था। घाट नीचे यानी कि नर्मदा घाटी से कई लोग घाट ऊपर मालवा पठार में मजदूरी और काम धंधे की तलाश में जाते हैं। वहाँ पर मजदूरी आसानी से मिल जाती है, जो कि घाट नीचे मुश्किल है। रूप सिंह भैया का मालवा में एक सेठ के पास मजदूरी का काम पक्का हो गया था। महज 15 साल की सुकमा बाई कई उम्मीदें और मन में संकोच लिए पहली बार घर से इतनी दूर बाहर गई। वहां पहुंचने पर सेठ ने उन्हें अपने खेत में बनी एक छोटी सी टापरी रहने के लिए दे दी। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर भैंसों का दूध निकालना, गोबर फेंकना और उन्हें चारा डालना, ये भैया का रोज का काम था। सुकमा बाई को जल्दी उठने और इतना काम करने की आदत न थी, क्योंकि मायके में उन्होंने घर का ही काम किया। कभी कभी भैया को सेठ से काफ़ी खरी खोटी सुनने को मिलती। यह देख सुकमा बाई को भी जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ी। अब सुकमा बाई भी भैया के साथ जल्दी उठकर खाना बनाने में जुट जाती। सूरज निकलने से पहले ही दोनों साथ में खाना खा लेते, क्योंकि भैया को खेती का और सेठ के घर काम करते करते रात के 9 से 10 बज ही जाते थे। खाना खाते समय ही वे दोनों एक साथ बैठकर अपने मन की बात कर सकते थे। सुकमा बाई अन्य मजदूरों के साथ दूसरी जगह खुली धाड़की करने भी चली जाती। अब तो यह उन दोनों के लिए रोजमर्रा का काम हो गया था। सालों साल यही दिनचर्या चलती रही। धीरे धीरे 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ परिवार बढ़ने से खर्च भी बढ़ते गए। भैया को साल के 12,000 रुपये मिलते थे, जिसमें बच्चों की पढ़ाई, इलाज, कभी रिश्तेदारों के यहाँ मान और शादियों में कपड़े ले जाने में ही खर्च हो जाते थे। बाकी ज़रूरतों के लिए भैया को अपनी सालाना तय मजदूरी के अलावा भी सेठ से और पैसे मांगना पड़ता था। जब साल पर हिसाब होता तो भैया के ऊपर कर्जा रह ही जाता। उन्हें फिर सेठ के यहाँ काम करना पड़ता और हर साल कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती रहती और हिसाब के समय फिर कर्जा निकल आता। इसी तरह वे बंधुआ मजदूरी के चंगुल में फंसते चले गए। सुकमा बाई को मन ही मन अब कई बातें खाए जा रही थी। कब तक दूसरों के यहाँ इसी तरह काम करते रहेंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? वो भी हमारी तरह ही सेठों के यहाँ काम करेंगे क्या? पैसा इकट्ठा करने के लिए सुकमा बाई अब दिन रात धाड़की मजदूरी करने में लगी रहती, ताकि जैसे तैसे सेठ के कर्ज से मुक्त हो। दिन में सोयाबीन काटती तो रात में थ्रेसर मशीन पर सोयाबीन निकालने जाती। गेहूं चने के सीजन में तो चांदनी रात में भी कटाई करती, ताकि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो वापस अपने गांव लौट सके। मालवा में 12 साल कड़ी मेहनत करते करते आखिरकार वो दिन आ ही गया, जब वे घाट नीचे अपने गांव तातूखेड़ी आए। रूप सिंह भैया के पिताजी ने इन्हें 2 बीघा जमीन इनके हिस्से की दे दी। सुकमा बाई और भैया मालवा से 5,000 रुपये बचाकर लाए थे। उन्हीं पैसों से पड़ोस के गांव पिपरी में 7 बीघा जमीन मुनाफे पर रख ली। जमीन पियत न होने के कारण सिर्फ बारिश की ही फसल पका पाते थे। गेहूं कटाई
और आलू निकालने मालवा जाना ही पड़ता था। 4-5 सालों तक तो बारिश की फसल की कमाई और मालवा में धाड़की मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किए। फिर अपने गांव में बिक रही 2 बीघा जमीन 40,000 रुपयों में खरीदी। बाकी बचे कुछ पैसे इन्होंने 4-5 बकरा बकरी और एक भैंस बेचकर चुकाए। अब इनके पास 4 बीघा जमीन हो गई। अपनी जमीन होने से सुकमाबाई और भैया ने मुनाफे वाली जमीन करना छोड़ दिया। सुकमाबाई और रूपसिंह भैया ने मालवा में जिस तरह खेती करना सीखा था, उसी तरह अनाप शनाप रासायनिक दवाइयों और खाद का छिड़काव अपनी खेती में भी किया। मालवा की जमीन काली गहरी होने से उत्पादन अच्छा देती थी, पर उन्होंने अपनी हल्की लाल रेतीली जमीन में कभी पौधों को बढ़ाने तो कभी फूलों को टिकाने और फली को कीड़ों से बचाने के लिए महंगी दवाइयाँ डाली, पर इनकी जमीन कुछ खास उत्पादन नहीं दे पाई। हर साल बोनी के समय खाद बीज और दवाई के लिए सेठ साहूकार के आगे हाथ फैलाने ही पड़ते थे। उसी का फायदा उठाकर साहूकार दवाई खाद बीज तो महंगा देते ही थे, ऊपर से ब्याज जोड़ते वो अलग। कई बार तो सुकमाबाई और भैया खेती में इतना ज़्यादा खर्च कर देते थे कि लागत भी नहीं निकल पाती थी। जितनी फसल पकती उतनी सेठ बनियों के कर्जे में ही चली जाती थी। खेती को बखरने और बाजार का खाद डालने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए सुकमाबाई महिलाओं के बचत समूह दुर्गा प्रगति समूह में जुड़ गई। इन्हें समूह से केवल कम ब्याज दर पर पैसों की ही मदद नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दे, सरकारी योजनाओं के साथ खेती किसानी की भी कई जानकारियां मिली। समूह मीटिंग में समाज प्रगति सहयोग संस्था के खेती कार्यक्रम में काम करने वाले मितान भैया दीदियों के साथ रासायनिक दवाई और खाद से खेती में होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करते थे। जैसे अगर अपन दवाई जैसे दवाई छीटना से क्या होएगा? रासायनिक खाद डालने से जमीन की उपजाऊ ताकत धीरे धीरे चली जाती है और जमीन भी कड़क होती है। समूह की सभी दीदियाँ मितान भैया की इन बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। समूह सदस्य कहते कि वे बड़ा बड़ा किसान पागल है कई, जो ट्रैक्टर भर भर के खाद लाए और खेत में छिड़के। मितान भैया ने हिम्मत नहीं हारी और वे हर मीटिंग में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी समझाने के लिए सदस्यों को फिल्में भी दिखाते। आज अपन सब संजय खाद की फिल्म देखेंगे। अपनी जमीन पर बढ़ते रासायनिक खाद और दवाई का खर्च निकालना सुकमाबाई और भैया के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जमीन को खराब होते देख सुकमाबाई ने बिना रासायनिक दवाई एनपीएम खेती से जुड़ने का सोचा। एक दिन समूह मीटिंग से घर जाकर सुकमाबाई ने रूपसिंह भैया से कहा कि समूह में मितान भैया ने रासायनिक दवा के बिना खेती करने की बात बताई है, हमें एक बार वैसा करके देखना चाहिए। उनकी बातें सुनते ही रूपसिंह भैया बोलते हैं, रासायनिक दवाई खेत में नहीं डालेंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। मालवा में नहीं देखा क्या, सेठ कितने तरह की महंगी से महंगी दवाई छिड़कवाते थे। जितनी दवाई डलती थी उतनी अच्छी फसल पकती थी। भैया की ये बातें सुनकर सुकमाबाई चुप हो गई। की अगर बात करा तो जैविक खाद उनका वर्मी कंपोस्ट समूह मीटिंग में मितान भैया समझाते हैं कि दीदी हम छोटे किसान हैं, बड़े किसानों की देखा देखी हम भी खेती करेंगे तो हमारा नुकसान है, क्योंकि बड़े किसान की फसल में एक साल लागत नहीं भी निकली तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। समूह के सदस्य मितान भैया की बातों का जवाब देते हैं, हम तो तैयार हैं, पर घर वाले इस तरह की खेती करने को राजी नहीं हैं। भरोसा दिलाने के लिए मितान भैया दीदियों के साथ भैयाओं को भी लेकर नीमखेड़ा गांव विजिट के लिए गए। वहां उन्हें बिना रासायनिक दवाई की खेती करने वाले कई किसानों से मिलवाया। उनके खेतों में गेहूं चने की लहराती फसलों को देख वे सभी लोग अचंभित रह गए। रूपसिंह भैया को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बिना रासायनिक दवाई डाले इतनी अच्छी फसल कैसे आ सकती है।
रूप सिंह भैया से रहा नहीं गया और आखिरकार उन्होंने किसान से पूछ ही लिया, क्या फसल में कीड़े नहीं लगते? कीड़े तो लगते हैं, पर फसल को बचाने के लिए 5 पत्ती नीम काढ़ा और चटनी दवाई का छिड़काव करता हूँ। किसान ने हंसते हुए बात का जवाब दिया। रूप सिंह भैया के चेहरे के हाव भाव बदलते देख किसान ने कहा, आपका पूछना सही है। पहले मुझे भी भरोसा नहीं था। जैविक दवाई का छिड़काव किया, तब से फसलें भी कीड़ों से बचने लगी है। जेब खर्च भी कम हुआ तो जुड़ गए इस खेती से। मितान भैया ने किसान के खेत में बने भून आडेप के खाद को दिखाते हुए दीदी भैया से कहा, भून आडेप में कचरा सड़ाकर खाद आसानी से बना सकते हैं और उसको जमीन में डालने से उसकी उपजाऊ ताकत बढ़ेगी। इस तरह खाद बनाएंगे तो खाद पर लगने वाले खर्च में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। सुकमा बाई को किसान और मितान की बात जम गई। उन्होंने ठान लिया, अब खेत में जो भी कचरा निकलेगा उसका खाद ही बनाएंगे। अगली समूह मीटिंग में मितान भैया के पूछने से पहले ही सुकमा बाई ने कहा, हमारे बिना रासायनिक दवाई की खेती करनी है। 12 फीट लंबा है, 9 फीट चौड़ा है। कुछ दिनों बाद सुकमा बाई के खेत में मितान भैया उन्हें भून आडेप की नपती बताकर भरने का तरीका भी समझाते हैं। सुकमा बाई के खेत में जितना भी मोटा और बारीक कचरा था वे भून आडेप में डालती गई। गोबर पानी के घोल के साथ थोड़ी बहुत खेत की मिट्टी भी डाली। ओका ऊपर मिट्टी की एक पतली सी परत डाल दो। एक दिन जब मितान भैया आए तो उन्होंने भून आडेप पर मगरा आकार में छबाई करा दी ताकि कचरा जल्दी से सड़ जाए। मानसून आने से पहले सुकमा बाई और भैया अपनी जमीन को तैयार करने में जुट जाते हैं। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ मानसून का आगाज होता है। सुकमा बाई बोनी से 15 दिन पहले एक छोटी सी टोपली में मक्का के 50 बीज डाल देती है। बारिश की बूंदें जमीन को पहली बार तर करती है। उसी दिन से सुकमा बाई और भैया का समय खेती में गुजरने लगता है। टोपली में मक्का के 43 पौधे निकल आए। सुकमा बाई और भैया का बीज को लेकर जो डर था अब वो भी खत्म हो गया। टीएसबी नाम है एको कल्चर को, अपनो भले पाउडर कर लियो। सुकमा बाई ने पहली बार बीजों को उपचार करके बोया। उन्होंने अपनी 4 बीघा जमीन में कई रंग बिरंगे बीज डाले। मक्का, लाल तुअर, तिल, मूंग, चौला, मूंगफली, उड़द आदि। इस बार उनके लिए खेती करने का तरीका नया था। मितान भैया हर महीने आकर उनकी फसल देखते और कीटों से बचाने के लिए कई जैविक तरीके भी समझाते। 4 महीने बाद सुकमा बाई और भैया भून आडेप से चाय की पत्ती की तरह दानेदार जैविक खाद निकालकर मक्का और लाल तुअर के गोड़ में डालते हैं। इनके पिताजी ने जो जमीन हिस्से में दी थी वो हल्की और लाल रेतीली थी। पैसों की तंगी और कम मवेशी होने के कारण वे कभी पर्याप्त मात्रा में इस जमीन में गोबरी खाद नहीं डाल पाए। सुकमा बाई ने गांव में 2000 रुपये ट्राली के भाव से बिक रहा 8 ट्राली गोबर खाद खरीद कर डाला। जब फसलें आई तो उसकी बढ़वार और पत्तों का रंग इस पर अलग ही था। कुछ दिनों बाद मितान भैया सुकमा बाई के साथ खेत में फेरामेन ट्रैप लगाते हैं। भैया बताते हैं कि कैप्सूल में नर फुद्दे की गंध होती है, जिसकी खुशबू सूंघकर मादा फुद्दी ट्रैप में आती है। जब इस ट्रैप में 4-5 फुद्दी फंस जाए तो मालूम पड़ जाता है कि खेत में कीड़े आने वाले हैं। फसलों को कीटों से बचाने के लिए 5 पत्तियों की दवाई बनाने में जुट जाती है। नीम, अकाव, धतूरा, बेशरम और सीताफल की पत्तियों को बारीक कूटती है। सुकमा बाई से भैया पूछते हैं, यह दवाई काम भी करेगा? नहीं तो आसो नहीं होए। इन्हीं दवाई का भरोसा बटी रहा और पतो चला कि फसल को इल्ली खाई गई। यह दवाई छिड़कना सी
पत्ती कड़वी भी जाए तो इल्ली पत्ती का नहीं खाए और खेत छोड़ी न भी भागी जाए। सुकमा बाई ने देखा कि फेरामैन ट्रैप में 4-5 फुद्दियाँ फंस गई है, तो उन्होंने फसल में 5 पत्ती दवाई का छिड़काव करवाया। इनके पास भू नाडेप के अलावा पक्का नाडेप और 4 चक्रीय कंपोस्ट पीट भी है, जिनसे उन्हें साल में 8-10 ट्राली खाद मिल जाता है। अब फसल पककर तैयार हो चुकी थी। एक एक खर्च का हिसाब मिलाया तो इस पर लागत खर्च कम आया। भैया ने फैसला लिया कि अब रासायनिक दवाई कोई फ्री में भी दे तो नहीं छिड़केंगे। पिछले 6 सालों से सुकमा बाई और रूप सिंह भैया बिना रासायनिक दवाई की खेती करते आ रहे हैं। सुकमा बाई कहती है, इस तरह की खेती करने में मेहनत तो है पर फायदा भी खूब है। खेती का खर्च काटकर साल में दोनों फसलों से लगभग 40 से 50 हजार रुपयों की आमदनी हो जाती है और साथ ही साल भर खाने के लिए अनाज, दालें और ताज़ी सब्जियां भी मिल जाती है। इनका मानना है कि इस तरह की खेती करने से जमीन की उपजाऊ ताकत बढ़ती है और सबसे बड़ा फायदा यह है कि परिवार बिना जहर का सुरक्षित खाना खा रहा है।